क्या आपको पता है कि ये वीडियो कितना अमेजिंग होने वाला है? एक इंसान जो कि लगभग 50 साल तक अपने हाथ को ऐसे खड़ा करके रखा है। और आपको क्या पता है कि समय यानी टाइम भी एक्चुअली एक पार्टिकल से बना है। बहुत डीप साइंस है, इसके बारे में आपको पता चलने वाला है। और एक इंसान ने अवोकाडो जो होता है ना, ये उसको ऐसे हाथ में लेके उसी की मदद से पूरे बैंक को लूट लिया, ये दिखा के कि ये एक फटने वाला कुछ एक्सप्लोजिव है। ऐसी चीजें आपको पता चलने वाली है ना कि आप दुनिया के बारे में दोबारा सोचने पे मजबूर हो जाओगे। फैक्ट नंबर 15, ये घटना इजराइल की है। वहां पे एक इंसान ने अवोकाडो जो होता है ना, ये इसकी मदद से क्या किया कि ये ले गया और बैंक में सबको डराने लगा कि ये एक्सप्लोजिव है। और इसी की मदद से अजीब बात यह है कि कोई समझ ही नहीं पाया कि ये नहीं जो समझ रहे हैं, ये तो खाने वाला एक अवोकाडो है। और इसी की मदद से ये एक नहीं बल्कि दो बैंक्स को लूट लिया। इस घटना से रिलेटेड आप आर्टिकल्स को देखो। इस इंसान के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पोस्ट हुए थे। फैक्ट नंबर 14, जो क्वांटम रिसर्चर्स होते हैं और जो डीप फिजिक्स में जाते हैं, उन लोगों ने एक नया टर्म दिया है इस दुनिया को, क्रोनॉन। ये क्वांटम ऑफ टाइम है, मतलब टाइम इसी से बना है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स, वैसे ही समय क्रोनॉन से बना हुआ है। ये बहुत ही डीप फैक्ट है। ये अभी एक थ्योरी है, बट इसके ऊपर जो भी रिसर्चेस होंगे ना, उसको मैं आपको बताऊंगा, अपडेट देते रहूंगा इस क्रोनॉन के बारे में। ये प्रपोज किया गया है कि टाइम इज मेड अप ऑफ क्रोनॉन। फैक्ट नंबर 13, अगर स्पेस में साउंड होता, मतलब थ्योरेटिकली इमेजिन करते हैं, अगर मान लो अंतरिक्ष में हवा होती, तो जहां हवा है वहीं पे साउंड है, जो आवाज सुनते हैं हम लोग। तो अगर स्पेस में साउंड होता ना, तो सूरज जो जल रहा है उसका भी जलने का जो साउंड होता है वो आता हमें, और कॉन्टिन्यूअसली स्पेस से आते रहता, इतना आता कि वो हमें मतलब डिस्टर्ब करते रहता। तो स्पेस में साउंड नहीं है, ये अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है जावेद जाफरी का एक डब्ड शो आता था, टकीसीज कैसल, जिसमें ये ऐसे कुछ गेम्स खेलते थे। और बचपन में इस शो को बहुत लोग देखे होंगे हम लोगों में से, बट ये डब्ड वर्जन है। पर आपको इस शो के बारे में एक इंफॉर्मेशन पता है? टकीसीज कैसल जो है ये 2005 में पहली बार इंडिया में एयर किया गया, ठीक है। बट ये ओरिजिनली ना 1989 में बना था, और इतने साल बाद जाके इंडियन टेलीविजन में एयर हुआ। बट ये ओरिजिनली इतने साल पहले का है। एंड ये शो जो है वो जावेद जाफरी के हिंदी डबिंग, फनी हिंदी डबिंग के चलते ही फेमस हुआ था। फैक्ट नंबर 11, कैट को ना कभी कभी एक बीमारी होती है जिसे मायोस्टेटिन कहते हैं। कैट जो है वो कभी कभी मसल हाइपरट्रॉफी से, मसल हाइपरट्रॉफी मतलब होता है इंक्रीज इन मसल मास। तो कुछ कैट्स ना डिजीज के लेवल के, बीमारी के लेवल के मसल हाइपरट्रॉफी पे सफर करते हैं। एंड ये बहुत रेयर कंडीशन होता है कैट्स में, बट जब ये उनको होता है ना, तब देखो कुछ ऐसा मसल फॉर्मेशन होता है। एंड ऐसे कैट्स ज्यादा दिन तक जी नहीं पाते हैं डिजीज के चलते, बट ये होता है। एंड कैट में जब ऐसा कुछ होता है डिसऑर्डर, तब वो ऐसी दिखती है। फैक्ट नंबर 10, डेनमार्क में एक विलेज है एंड इसे अदर वर्ल्डली जगह कहा जाता है, मतलब इस दुनिया के बाहर का वर्ल्ड। ये इसलिए क्योंकि इसका जो पूरा ऊपर से ड्रोन व्यू है वो देखो। ये असल में एक विलेज है, ठीक है, ये इंडिविजुअल घर है, बट इस सोसाइटी के पीछे जो कंसेप्ट है वो अमेजिंग है। मतलब कितना यूनिकली ये सेटअप है। सब घर ऐसे गोल गोल डिजाइन में बने हुए हैं एंड ऐसे मल्टीपल सर्कल्स हैं। ये डेनमार्क का एक गांव है, मतलब एक्टिव और चलता फिरता गांव है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 9, ये जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूं ना, ये मतलब गजब है। गजब मतलब गजब। साल 1953 में क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट ने अपने किताब में ये प्रेडिक्ट किया था कि बाद में जाके एलॉन नाम का एक आदमी आएगा एंड वो मार्शियन एम्पायर का किंग होगा, मार्शियन एम्पायर को चलाएगा, मतलब मार्स पे लोगों को भेजेगा, वहां एम्पायर खड़ा करेगा। 1953-54 की बात है। मार्स प्रोजेक्ट नाम था बुक का, और इसे फेमस साइंटिस्ट वर्नर वॉन ब्राउन ने लिखा था। एंड जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने लिखा था कि लीडर ऑफ मार्स एलॉन नाम का एक आदमी होगा।
एंड आपको पता ही है कि वो एलोन कौन है, मे बी। एंड एलोन मस्क कभी कभी अपने ट्विटर प्रोफाइल में अपडेट करते भी है कि मैं मार्स का एम्पेरर हूँ, ऐसा। एंड ये गोल रखे अपने माइंड में कि साल 2024-25 तक हम इंसान को मार्स पे ले जा सके। तो कोई साइंटिस्ट रैंडमली एलोन नाम का ही वो लड़का होगा जो ऐसा करेगा, ऐसा कैसे बता सकता है? क्या ये गेस था? लॉजिकली देखो तो क्या ये जस्ट एक नाम था जो कि कोइंसिडेंटली एलोन मस्क ही निकला? लेकिन ये करीब 50-60 साल पहले की बात है, 1953-54 की। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये किताब एक्चुअली में उसी टाइम की है, बट वो तब तो एलोन मस्क के जन्म का सवाल भी नहीं उठता है। तो फिर ये कैसे? फैक्ट नंबर 8, केरला में एक कूली था रेलवे स्टेशन पे, श्रीनाथ नाम का। एंड वो कूली का काम करता था, बट वो अपने मेहनत के पैसे से एक छोटा सा एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदा। एंड उसकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। वो कोई कहीं पे टीचिंग कोचिंग ये वो नहीं लिया, वो रेलवे स्टेशन पे जो फ्री वाईफाई जो नया नया आया था उस टाइम 2018 में, उस टाइम वो फ्री वाईफाई से कनेक्ट करके यूट्यूब से और बाकी जगह से इंटरनेट के आर्टिकल से वो पढ़ना शुरू किया। एंड वो यूपीएससी क्रैक किया, लिटरली। यूपीएससी नहीं था वो, स्पेसिफिकली केपीएससी था, मतलब केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीएससी का एग्जाम था। और इतने रिसोर्स के काम होने के बाद भी उसने क्रैक कर दिखाया। इसका मतलब ना आपको भी यही सीखना चाहिए कि मतलब छोटे छोटे चीज से भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें की जा सकती है, फायदा उठाया जा सकता है। सबको ये नहीं है कि कोचिंग ही चाहिए या फिर आपको पैसा वेस्ट करने की ही जरूरत है। किसी को फोटोग्राफर बनना है तो वो क्या करेगा? वो जाके सो कॉल्ड कोचिंग लेगा, फोटोग्राफी कोचिंग, एंड उसी में लटके रह जाएगा। एंड कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटी दे देते हैं कोचिंग को, कि हाँ मुझे कोचिंग करना है, एंड प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल खुद जाके फोटोग्राफी से छेड़छाड़ करो और ऐसे करते करते खुद एक्सप्लोर करो। ड्राइविंग, जैसे मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल बोल रहा हूँ, मतलब अपना पर्सनल, कि जो मैं कार ड्राइविंग है वो मैं खुद सीखा। मेरे को रिकमेंड किया गया था कि तू ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लिए, कर लो, कर ले। अरे खुद से छेड़छाड़ करने और काल्मली सीखने में जो मतलब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लर्न करते हो वो कोचिंग से बेटर है। मतलब कोचिंग लो लेकिन प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा ध्यान दो। ऐसे ही मतलब दिमाग से काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। फैक्ट नंबर 7, ये एक अमेजिंग फैक्ट होगा कंप्यूटर वाले लोगों के लिए या फिर मोबाइल वाले लोगों के लिए भी, मतलब टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए, कि आप कंप्यूटर में माउस जो ऐसे चलाते हैं लोग, तो जो कर्सर होता है वो आप देखे ही होंगे कर्सर कैसा होता है, ऐसा होता है। बट इसके बारे में एक फैक्ट है ना कि ये जो कर्सर है ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। मतलब इसको देखो, इस इलस्ट्रेशन को देखो, इसमें जो राइट वाला जो एरिया है वो ज्यादा निकला हुआ है और जो लेफ्ट वाला है वो कम निकला हुआ है। एंड जो मैक का कर्सर होता है ना, एप्पल मैक ओएस, उसका सिमेट्रिकल होता है। तो ये फैक्ट बहुत कम ही लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से। फैक्ट नंबर 6, 1550-1600s, मतलब आज से 700 साल 600 साल पहले एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे, मतलब स्पेस में रुचि रखने वाले और रिसर्च करने वाले, गियोर्डानो ब्रूनो नाम था उनका। एंड उस टाइम वो लोगों से कहे थे ना कि जो तारा दिख रहा है आपको आसमान में, वो भी एक सूरज है जिसके चारों तरफ प्लैनेट्स होंगे, सबके अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स होंगे। तो ऐसे आइडियाज के लिए उनको अवार्ड नहीं दिया गया, बल्कि उनको जला के मार दिया गया, क्योंकि उस टाइम साइंस उतना आगे था नहीं। एंड जो लोग मानते थे, नए लोग वही बिलीफ को अपना लेते थे, कोई उतना ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करता था। एंड अगर कोई करता था, एक्सो प्लैनेट्स पे बिलीव करने के लिए उनको जला दिया गया। मतलब अजीब बात है ना, उस टाइम का ये बहुत ही दुखद, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ, सिर्फ आइडियाज देने के लिए ऐसा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5, इमेजिन करो कि आप मूवी देखने गए, आपके फ्रेंड भी कुछ दिन बाद मूवी देखने गए कि हाँ यार मैं भी कल गया था, देख के आया। फिर आप उसे कहे कि हाँ स्टोरी तो गजब थी, लास्ट में जो ऐसा हुआ ना मजा आ गया। तो आपके फ्रेंड ने कहा कि तू देखा ही नहीं है, ऐसा थोड़ी हुआ था लास्ट में। आपका फ्रेंड कह रहा है कि यार मूवी के लास्ट में ये हुआ था, आप कह रहे हो अबे नहीं ये हुआ था। आपका तीसरा फ्रेंड आया, वो कह रहा था कि अरे लास्ट में तो ऐसा हुआ था। तो ऐसे ही किया गया था एक मूवी के साथ, मतलब बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है। 1985 में क्लू नाम की एक मूवी आई थी, मिस्ट्री और क्राइम कैटेगरी की, एंड इसका 3 डिफरेंट एंडिंग था। एंड तीनों डिफरेंट एंडिंग को रैंडमली हॉल्स में प्ले किया गया। तो कोई और एंडिंग देखा, कोई और एंडिंग देखा, एंड सबके लिए एंडिंग अलग अलग था। अब हॉल में तो रैंडमली कोई भी एंडिंग मिल जा रहा था,
तो बाद में जाके जब डीवीडी रिलीज हुआ, वीडियो रिलीज हुआ, तब जाके एक ही सीडी में तीनों एंडिंग को अब लोग देख पा रहे थे कि अच्छा ये बात है, मूवी के 3 एंडिंग को रैंडमली अलग अलग थिएटर पे डिस्प्ले किया गया। एंड ये बहुत मस्त कंसेप्ट लगा मेरे को। फैक्ट नंबर 4, कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आ रही थी इंटरनेट पे कि जो रोल्स रॉयस कंपनी है वो अपना पूरा एनर्जी गाड़ी बनाने के लिए नहीं बल्कि मधु, हनी, लिटरली हनी बनाने के लिए यूज कर रही है। ऐसा क्यों? तो इन आर्टिकल्स को मैंने पढ़ा और बाद में मुझे ये पता चला कि हाँ, रोल्स रॉयस एक्चुअली में हनी भी बनाती है एंड उसे सबसे एक्सक्लूसिव हनी कहा जाता है। बट फिर ये बिकता क्यों नहीं है मार्केट में? तो असल बात ये है कि रोल्स रॉयस एक अजीब सा काम कर रहा है, हनी मधु बना रहा है, बट वो उसी के लिए है जो कि गाड़ी के डिलीवरी के लिए आ रहा है। जो गाड़ी के डिलीवरी के लिए आता है उसको ये एक्सक्लूसिव हनी दिया जाता है। तो ये था रोल्स रॉयस और मधु का एक अजीब सा कहानी का एक्सप्लेनेशन कि वो हनी बना रहा है बट अपने कस्टमर्स के लिए, बट ये नहीं कि आपको जो नॉर्मल हनी मिलता है उसके बदले आपको सुपरमार्केट में रोल्स रॉयस हनी मिलेगा, ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है कि क्या नासा में मेन इन ब्लैक काम करते हैं, वो जो मूवी वाले सीक्रेट एजेंट्स होते हैं जो कि एलियंस को भगाते हैं धरती से, ऐसा कुछ सच्चाई है इसमें? तो मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे, नासा के अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके एक आर्टिकल देख सकते हो, प्लैनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। नासा में ये रियल का एक आपका पोस्ट है, प्लैनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर, एंड इसका सैलरी भी 3-4 लाख रुपए महीने है प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए, जो आप यहाँ देख सकते हो 124K 187K डॉलर के बीच में है। जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सैंपल्स आते हैं उससे धरती को प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। मतलब सेम टू सेम नहीं, बट ये उसी लाइन में जा रहा है, मेन इन ब्लैक टाइप में, कि धरती को प्रोटेक्ट करना, पूरे सोलर सिस्टम में लाइफ का केमिस्ट्री पता करना, ऐसा कुछ काम है इनका। फैक्ट नंबर 2, बिहार के राघवेंद्र कुमार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड क्या हुआ था कि इनके एक दोस्त रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहने थे। मतलब वो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे इसलिए, एंड वो उनके दिल के बहुत करीबी दोस्त थे। उनके जाने के बाद मतलब उनको सदमा सा आ गया। उसके बाद उन्होंने पता है बिहार में जाके करीब 49,000 लगभग 50,000 हेलमेट्स लोगों को फ्री में बांटा एंड इस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। 2 करोड़ रुपए के वर्थ के हेलमेट्स को उन्होंने फ्री में बांट दिया जस्ट बिकॉज उनके दोस्त मरे थे क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहन रहे थे। इसी बात के चलते उनको इतना मतलब बुरा लगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2 करोड़ रुपए कहां से आए? तो इस चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पुश्तैनी जमीन और एक ग्रेटर नोएडा के एक प्रॉपर्टी को भी बेचा। कई बीघा जमीन को बेच दिया और प्रॉपर्टीज बेच के ये काम आखिर में किए जस्ट बिकॉज उसके दोस्त हेलमेट नहीं पहने थे। मतलब रोड सेफ्टी को सच में हम लोग को सीरियसली लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, 1970s में एक इंसान था जो कि एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था और एक बैंक में जॉब करता था, अपने वाइफ के साथ रहता था और उसके 3 बच्चे थे। और अचानक से एक दिन सब कुछ छोड़ के उनको कुछ फील हुआ और वो भक्ति के राह पे चले गए। एंड उनका ये कहना है कि वो अपने लाइफ को शिवा, गॉड शिवा को डेडिकेट करना चाहते हैं। 1973 में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने हाथ को खड़ा रखूंगा एंड भगवान शिव के प्रति फेथ और एप्रिसिएशन को दिखाने के लिए वो तब से लेके आज तक, वो ये क्लेम करते हैं कि वो तब से लेके आज तक अपना हाथ ऊपर ही रखे हैं। पहले पहले तो पेन तो बहुत ज्यादा था बट बाद में उनको आदत हो गई एंड उनके हाथ का जो सेंस होता है वो भी चला गया, बट वो हाथ वैसे ही का वैसे ही है। कई लोग कहते हैं कि अगर ये कभी हाथ नीचे लाए तो काम नहीं करेगा हाथ। उन्होंने तो यही कहा है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो ऐसा नहीं करेंगे। एंड इन्हीं साधु अमर भारती के बारे में आपको कई आर्टिकल्स इंटरनेट पे मिल जाएंगे एंड लास्ट 49 सालों से ये अपने हाथ को ऐसे ही रखे हैं। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ऐसे ही और यूनिक फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।